हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। बेटा आज हम लोग इस वीडियो में अपने 4 टॉपिक कवर करने वाले हैं। पहला टॉपिक हमारा ये होगा कि किसी कंडक्टर के अंदर जो करंट फ्लो होती है और कंडक्टर के अंदर वो जो चार्ज कैरियर्स जिस ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव करते हैं, तो करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में क्या रिलेशन होता है। हमारा पहला टॉपिक हम इसको कवर करेंगे। दूसरा टॉपिक हमारा ये होगा कि करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में क्या रिलेशन होता है। उसके बाद हम लोग ओम्स लॉ को वापस से डिराइव करेंगे बाय द हेल्प ऑफ किसके, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के फॉर्मूले से। और चौथा हमारा ये है कि हम रेजिस्टिविटी फॉर्मूला डिराइव करेंगे इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम। तो ये 4 टॉपिक हमारे कवर होने वाले हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड पर्सपेक्टिव से भी और हमारे न्यूमेरिकल्स पर्सपेक्टिव से भी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जिन बच्चों ने ड्रिफ्ट वेलोसिटी या रिलैक्सेशन टाइम नहीं पढ़ा है, नहीं जानते हैं क्या होते हैं, वो मेरा इससे पहले वाला जाके वीडियो पहले उसको देखे जाके, वहाँ उनको समझ में आएगा रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है। उसके बाद वो ये टॉपिक देखे आके, ये वीडियो देखे आके, तो उनको ये समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला टॉपिक है रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में क्या रिलेशन होता है, हम इसको देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको एक कंडक्टर बनाते हैं। ये देखो बेटा, ये हमारे पास एक कंडक्टर है। ये हमारे पास एक कंडक्टर आ गया। इस कंडक्टर की जो हमने लेंथ ले रखी है वो L ले रखी है। बहुत ध्यान से बेटा समझना, इस कंडक्टर की जो लेंथ है वो क्या है बेटा, स्मॉल l है। इस कंडक्टर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो कितना है बेटा, कैपिटल A। ठीक है, ये इसके साइड है, टर्मिनल्स हैं इसके टर्मिनल को मैंने मान लिया ये एक्स टर्मिनल है, ये वाई टर्मिनल है। इसके टर्मिनल पे आपने जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, यानी एक्स वाई पे जो आपने अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है डेल्टा वी, वो बेटा वी है। कितना है, वी। यानी इस कंडक्टर के इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे पोटेंशियल होगा। हम मान लेते हैं इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो v है और इस पॉइंट पे पोटेंशियल जो है वो 0 है। तो इन दोनों पॉइंट्स के पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा बेटा, डेल्टा v हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही, कोई कंफ्यूजन। अब चलिए कुछ चीजें हम इसमें आपको बता देते हैं। जैसे अगर मुझे कंडक्टर का वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, अगर मुझे कंडक्टर का वॉल्यूम निकालना है तो कैसे निकालूंगा, इस कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया को इस कंडक्टर की लेंथ से मल्टीप्लाई कर दूं तो इस कंडक्टर का वॉल्यूम निकल आएगा। यानी इसका वॉल्यूम कितना होगा, A × L। ये क्या हो गया, कंडक्टर का वॉल्यूम हो गया। ये कुछ चीजें मैं आपको बता दे रहा हूँ, डेरिवेशन में हेल्प लगेगी। चलिए अब मान लो इस कंडक्टर का वॉल्यूम V है। कितना है, V वॉल्यूम है। मान लो मैंने इसका वॉल्यूम का एक छोटा सा पार्ट ले लिया, मान लो इतना छोटा पार्ट ले लिया, इतना छोटा पार्ट ले लिया कंडक्टर का। और जब मैंने इसका वॉल्यूम चेक किया तो मुझे पता चला इसका वॉल्यूम 1 यूनिट क्यूब है। कितना है, 1 यूनिट क्यूब। तो हमने मान लिया कि किसी कंडक्टर के यूनिट वॉल्यूम में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं या नंबर ऑफ जो फ्री चार्ज कैरियर्स हैं वो स्मॉल n है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर कितना है बेटा, स्मॉल n।
यानी किसी कंडक्टर के यूनिट वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, स्मॉल n प्रेजेंट है। इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। तो ऐसे कई यूनिट वॉल्यूम मिला के ही ना ये छोटे छोटे कंडक्टर बनेंगे। जैसे अगर मैं इस कमरे की इस दीवार की बात कर रहा हूं तो मैं क्या बोलूंगा, इस कमरे की दीवार छोटे छोटे ईंटों से ही तो मिलके बनी है। अगर मैं वो छोटे छोटे ईंटों का वॉल्यूम एक ईंट का वॉल्यूम निकाल लूं, अरे है ना, और इसका जितने ईंट लगे हैं उससे मल्टीप्लाई कर दूं तो इसका वॉल्यूम निकल आता है कि नहीं निकल आता है, बोलो है ना। मैं ये क्या कर रहा हूं, अगर मैं ये छोटे छोटे वॉल्यूम देख लूं, छोटे छोटे यूनिट वॉल्यूम में देख लूं कितना चार्ज है, तो मुझे पता चल जाएगा कि इसमें नेट कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। देखो अगर यूनिट वॉल्यूम में n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इस पूरे कंडक्टर में कितने होंगे, इस कंडक्टर का वॉल्यूम कितना Al। अगर मैं इस कंडक्टर के वॉल्यूम में इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे पता चल जाएगा ना कि पूरे कंडक्टर में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। हेंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट in an conductor कितना हो जाएगा बेटा, n इंटू उसका वॉल्यूम यानी a इंटू एल। यानी इस पूरे कंडक्टर में कितने आपके चार्ज कैरियर्स यानी कितने आपके इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, NaN। इतनी बात समझ में आ गई। तो अगर इस पूरे कंडक्टर में इतने चार्ज कैरियर हैं, कितने चार्ज कैरियर, NaL चार्ज कैरियर्स हैं, तो इस पूरे कंडक्टर पे चार्ज कितना होगा, इस पूरे कंडक्टर पे चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना होगा। अभी तो आपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाला है, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स निकाला है। अब इन पे इसकी वजह से इस पूरे कंडक्टर में टोटल चार्ज कितना होगा, टोटल चार्ज प्रेजेंट इन एन कंडक्टर। तो बेटा चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज या बेसिक यूनिट ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं बेटा, m इंटू a इंटू l और बेसिक यूनिट ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू e। यानी इस वक्त इस पूरे कंडक्टर पे जो चार्ज की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, NaLe होगी। इतनी बात समझ में आ गई। तो मुझको ये पता चल गया कि इस कंडक्टर में जो इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इतना चार्ज प्रेजेंट है। मेरी बात समझ में आ गई, कोई कंफ्यूजन। चलो अब देखो, अब मान लो यहां पे ये इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, आपका ये इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इस जगह पे, ये इलेक्ट्रॉन है। अब ये इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के इस एंड से कंडक्टर के इस एंड पे जाएगा, यानी y एंड से x एंड, यानी इस वाले क्रॉस सेक्शनल एरिया से इस वाले क्रॉस सेक्शनल एरिया में ये जाने वाला है। तो इस एंड से इस एंड तक जाने में इसको कितना टाइम लगेगा वो हम देख लें। टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन from one end of conductor to another end। तो टाइम इज इक्वल टू बेटा क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बोलो है, डिस्टेंस कितना हुआ, यानी ये यहां से यहां चलेगा, कितनी डिस्टेंस L चला, और स्पीड यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी vd। यानी इसने कितना टाइम लिया, टाइम इज इक्वल टू हो गया L अपॉन vd। इतना टाइम बेटा एक इलेक्ट्रॉन ने यानी चार्ज कैरियर इतना टाइम ले रहे हैं इस एंड से इस एंड तक जाने के लिए। तो अब आपने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया, तभी नहीं मूव करना शुरू कर दिए, बोलो है ना। तो अब क्या होगा,
अच्छा ठीक है, तो अब मैं जा करंट की वैल्यू अब मैं निकाल लूं कि करंट की वैल्यू क्या होगी। आपको पता है I इज इक्वल टू बेटा क्या होता है Q अपॉन T। Q नेट चार्ज है कितना है N A L इंटू E अपॉन टाइम कितना है L अपॉन VD। इस L से बेटा ये L कट गया, VD ऊपर चला गया, तो फॉर्मूला क्या आया I इज इक्वल टू N E A VD। बेटा ये मेरा इतना करंट आई जब कंडक्टर के एक सिरे से दूसरे सिरे पे इतनी करंट फ्लो हो रही है, तो ये है बेटा रिलेशन किसके किसके बीच में, करंट के और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में। तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो आप कितना क्या रिलेशन बताओगे। I इज इक्वल टू क्या होता है बेटा NEA VD। तो ये था आपका पहला टॉपिक, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। इतनी बात समझ में आ गई, कोई कंफ्यूजन। अच्छा ठीक है, दूसरा अब हम पढ़ने जा रहे हैं रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बहुत आसान है, यहीं से इसको समझा दूंगा। अब मेरा जो सेकेंड टॉपिक है, मेरा सेकेंड टॉपिक है रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बेटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी को VD से डिनोट करते हैं। अब देखो इसको करंट डेंसिटी को बेटा हम किससे डिनोट करते हैं, J से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, J से। और करंट डेंसिटी कैसी फिजिकल क्वांटिटी होती है बेटा, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी होती है। कैसी होती है, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी होती है। और करंट डेंसिटी का डायरेक्शन क्या होता है, जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा उसी तरफ हमारी करंट डेंसिटी का भी डायरेक्शन होता है। चलो देखो, आपने ये रिलेशन फाइंड आउट कर लिया। I इज इक्वल टू बेटा क्या होता है NEA VD, ये आपने फाइंड आउट कर लिया। अब मैं A को इधर लेके आ जाऊं तो ये आ जाएगा I अपॉन A इज इक्वल टू NE इंटू VD। और I अपॉन A क्या होता है बेटा, करंट डेंसिटी। तो J इज इक्वल टू आ जाएगा NE इंटू VD। ये आपका रिलेशन आया बेटा। देखो रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसको बेटा वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हो, आप इसको ऐसे लिख दो, करंट डेंसिटी J वेक्टर इज इक्वल टू NE ड्रिफ्ट वेलोसिटी वेक्टर। ये आपका आ गया। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई बेटा, कोई कंफ्यूजन। ये बेटा आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। दो आपने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ लिए। एक आपने पढ़ लिया कि करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में क्या रिलेशन होता है, ये आपने पढ़ लिया। और दूसरा आपने ये पढ़ लिया कि करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में क्या रिलेशन होता है। अब इसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये चाहो तो लिख लो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया। चलिए अब इसके बाद हम बेटा हमारा थर्ड टॉपिक पढ़ने वाले हैं। हमारा ये सेकंड टॉपिक भी बेटा कवर हो गया। हम अपना थर्ड टॉपिक पढ़ने वाले हैं डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ फ्रॉम ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी से हम ओम्स लॉ को डिराइव करने वाले हैं। चलो देखो, हमारा थर्ड टॉपिक है डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ
from drift velocity. देखो बेटा, हम ओम्स लॉ डिराइव करने वाले हैं। ओम्स लॉ आपको पता है, V इज इक्वल टू क्या होता है, I R होता है। चलो, आप सबने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला तो पढ़ी रखा होगा, इससे पहले वाले वीडियो में है, उसको देखिए जाके। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, E V टाउ अपॉन m इंटू L, यही तो फॉर्मूला होता है, E V टाउ अपॉन m इंटू L। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। इतना समझ में आ गया, बोलो है। और अभी अभी आपने करंट का फॉर्मूला पढ़ा है इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एंड I इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, N E A V D। ये जो फॉर्मूला है ये कब है, तो मान लो ये आपके पास एक कंडक्टर है, आप जैसे ही बेटा इस कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करते हो, आपने बैटरी लगा दी, ये आपने यहां से ऐसे किया, आपने क्या कर दिया बेटा, आपने इस पे बैटरी लगा दी। जैसे ही आपने बैटरी लगाई वैसे ही इसके इस अक्रॉस एक्स वाई के अक्रॉस आपने पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट कर दिया। और जैसे ही आपने पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट किया, इस कंडक्टर के अंदर जो चार्ज कैरियर है वो जिस वेलोसिटी से मूव करेंगे उसी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। और जिस वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं वो कितनी होगी, E V टाउ अपॉन m इंटू L, यानी इस फ्री चार्ज कैरियर की इतनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी, और इसमें जो करंट फ्लो हो रही है इस कंडक्टर में वो इतनी हो रही होगी। अब मैं क्या करूंगा, मैं इस VD की वैल्यू इसमें रख दूं तो क्या बन जाएगा, I इज इक्वल टू NEA, VD की जगह E V टाउ अपॉन m इंटू L, तो ये क्या बन जाएगा, I इज इक्वल टू N E स्क्वायर A V टाउ अपॉन m इंटू L। बस समझ में। अब V को इधर रखो, I को इधर भेज दो, बाकी सबको इधर भेज दो, तो ये क्या बन जाएगा, V अपॉन I, ये V रखा, I को इधर भेज दिया, ML ऊपर चला जाएगा बेटा, और नीचे क्या आ जाएगा, N E स्क्वायर A इंटू टाउ। अब बहुत ध्यान से समझना, अगर मैं इस कंडक्टर के अक्रॉस की फिजिकल कंडीशंस कांस्टेंट कर दूं, मतलब इसको एक ऐसी जगह रखूं जहां पे इस कंडक्टर के अक्रॉस का टेम्परेचर क्या बेटा, टेम्परेचर, इसके अक्रॉस का प्रेशर, ये मटेरियल, अगर ये सारी फिजिकल कंडीशंस मैं कांस्टेंट कर दूं यानी फिक्स्ड कर दूं, इस कंडक्टर के क्रॉस जो टेम्परेचर हो उसको फिक्स कर दूं, जो एयर का प्रेशर है उसको फिक्स कर दूं, ये मटेरियल को चेंज ना करूं, जिस मटेरियल का कंडक्टर है वही मटेरियल रहे, अगर मैं ये सारी चीजें कर दूं, तो बेटा जो यहाँ पे आप M देख रहे हो, क्या देख रहे हो बेटा, M, ये क्या है, ये मास है, क्या है, मास है, चार्ज कैरियर का, किसका बेटा, चार्ज कैरियर का। अच्छा, M L कंडक्टर की लेंथ, N, अब ये N क्या है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अभी इससे पहले वाले में कराया था ना कि यूनिट वॉल्यूम के अंदर जितने चार्ज कैरियर होंगे ये वो है। E क्या है, चार्ज और इलेक्ट्रॉन, A क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, और टाउ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम। ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी बेटा, कांस्टेंट हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी, कांस्टेंट हो जाएंगी। अगर ये कांस्टेंट हो गई तो मेरा V अपॉन I क्या हो जाएगा बेटा, ये कांस्टेंट के इक्वल हो जाएगा कि नहीं, यही तो था बेटा ओम्स लॉ, अरे हाँ है ना, यही तो था ओम्स लॉ। और अगर ये कांस्टेंट हो गया तो ये ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग ये कांस्टेंट क्या कहलाता था, R कहलाता था, क्या कहलाता था, R कहलाता था।
अब ये इक्वेशन देखो, इसको कर दो इक्वेशन थर्ड और इसको कर दो इक्वेशन फोर्थ। तो थर्ड और फोर्थ को अगर आप ध्यान से देखो तो मेरा जो r निकल के आ रहा है उस r की वैल्यू क्या आ रही है बेटा, ml अपॉन n e स्क्वायर a इंटू टाउ। यही तो आ रहा है मेरा r रेजिस्टेंस। दिस इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ रिलैक्सेशन टाइम। तो ये आपका बेटा ओम्स लॉ हमने डिराइव किया किसके हेल्प से, बाय द हेल्प ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बेटा किसके हेल्प से, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के हेल्प से हमने ओम्स लॉ को डिराइव किया। एक चीज ध्यान से समझना, जब मैं आपको रेजिस्टेंस पढ़ा रहा था तो मैंने कहा था कि रेजिस्टेंस किसी कंडक्टर की इंटरनल, मान लीजिए कंडक्टर है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, इस कंडक्टर की इंटरनल प्रॉपर्टी होगी कि ये कंडक्टर अपने अंदर से बहने वाले इन चार्ज कैरियर्स को रोके। उसी को हम किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस कहते हैं। कितना सिंपल। और मैंने ये बोला था कि किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो ना तो उसके अंदर बहने वाली करंट पे डिपेंड करता है और ना ही इस कंडक्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आपने जनरेट कराया है उस पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। ना तो रेजिस्टेंस V पे डिपेंड करेगा, ना ही रेजिस्टेंस I पे डिपेंड करेगा। आप ये फॉर्मूले से देख सकते हो, कहीं पे I और V आया नहीं आया, लेकिन आपका जो रेजिस्टेंस है वो किन पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे, एरिया पे, इसके अंदर कंडक्टर के अंदर बहने वाले जो चार्ज कैरियर्स हैं उनके रिलैक्सेशन टाइम पे डिपेंड कर रहा है, इन्हीं पे तो डिपेंड कर रहा है। तो आपके किसी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो किस पे, लेंथ पे डिपेंड करता है, कंडक्टर की लेंथ पे, कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड करता है, जो रिलैक्सेशन टाइम है उस पे डिपेंड करता है। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, कोई कंफ्यूजन? अच्छा, तो ये था आपका रेजिस्टेंस। अब इसके बाद हम जो अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है रेजिस्टिविटी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम। बहुत सिंपल है, वो इसी फॉर्मूले से निकल आएगा। देखो कैसे, इसको मैं इधर सॉल्व कर लेता हूं। इसमें आपने अभी अभी रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या डिराइव किया, R इज इक्वल टू आपने कहा ml अपॉन n e स्क्वायर a इंटू टाउ। इक्वेशन फर्स्ट, ये किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। अच्छा, अब आपने रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़ा था रेजिस्टिविटी के टर्म में, बोलो है ना, वहां आपने क्या पढ़ा था, R इज इक्वल टू रो L बाई ए। तो यहां से अगर रेजिस्टिविटी निकालेंगे तो R रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू आ जाएगा R A बाई L। ये थी इक्वेशन सेकंड। इस R की वैल्यू इसमें रखो, देखो क्या बन जाएगा। तो रो इज इक्वल टू M L अपॉन n e स्क्वायर a इंटू टाउ इंटू a अपॉन l। इस a से ये a से a कटा, l से l कटा, तो मेरी रेजिस्टिविटी क्या आई बेटा, m अपॉन n e स्क्वायर इंटू टाउ। देखो यहाँ से कितनी अच्छी चीज सीखने को मिली। यहाँ से सीखने को ये मिला कि इससे पहले जब मैं आपको रेजिस्टिविटी से पहले वाले वीडियो में पढ़ाया था तो मैंने कहा था कि रेजिस्टिविटी जैसे रेजिस्टेंस लेंथ, कंडक्टर के लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड करता है। ये कंडक्टर का क्या हो गया बेटा, लेंथ हो गया, और ये कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया। अब यहां से देखो, किसी कंडक्टर का एरिया जितना ज्यादा होगा रेजिस्टेंस उतना कम होगा। क्रॉस सेक्शनल एरिया जितना ज्यादा होगा रेजिस्टेंस क्या होगा, उतना कम। क्योंकि किसी, मान लो जैसे ये वायर है, अगर ये एक मोटा वायर हो, क्या हो, मोटा वायर, तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा है। अब देखो इसी जगह बना देता हूं, देखो एक वायर है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ये है और एक वायर है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ये है। तो जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा होगा उससे बेटा नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स ज्यादा जा पाएंगे, बोलो है ना। तो जिसका एरिया ज्यादा उससे नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स ज्यादा जा पा रहे हैं, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम उससे नंबर ऑफ चार्ज कैरियर कम जा पा रहे हैं। तो जिसके नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स ज्यादा होंगे तो उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा कि कम, उसका रेजिस्टेंस कम होगा, क्योंकि ज्यादा चार्ज कैरियर जा पा रहा है, ज्यादा चार्ज कैरियर जा पा रहा है और इससे कम जा पा रहा है। तो जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा उसका रेजिस्टेंस कम, जिसका लेंथ ज्यादा,
जिसका लेंथ ज्यादा, मान लो जैसे ये कंडक्टर है, अब देखो एक कंडक्टर मैंने यहां ऐसे करके बनाया, ये इसकी लेंथ थी, और एक कंडक्टर मैंने ये बना दिया। तो जिसकी लेंथ ज्यादा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा, इसका रेजिस्टेंस R1, इसका रेजिस्टेंस R2, तो R1 बेटा R2 से ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतना ज्यादा यहां पे कोलिजन होगा चार्ज कैरियर का। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया है ना कि कैसे इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं, चार्ज कैरियर्स कोलाइड करते हैं ना, ये मैंने बताया था ना। तो बेटा देखो, अब इसमें मान लो जैसे ये है, तो ये क्योंकि ये डिस्टेंस ज्यादा मिल गई ना लेंथ, तो यहाँ पे कोलिजन ज्यादा दिख रहे होंगे, ज्यादा हो रहे होंगे, और यहाँ पे कोलिजन क्या हो रहे होंगे, कम हो रहे होंगे। तो इस वजह से लेंथ ज्यादा तो रेजिस्टेंस ज्यादा, लेंथ कम तो रेजिस्टेंस कम। देखो, तो इसका मतलब मैंने आपको बता दिया था कि रेजिस्टेंस किस किस पे डिपेंड करता है, कंडक्टर के लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया पे। और यहाँ पे देखो रजिस्टिविटी ना किसी भी कंडक्टर की रजिस्टिविटी ना तो उसके लेंथ पे डिपेंड करती है, ना ही क्रॉस सेक्शनल एरिया पे। अब जैसे मान लो ये कॉपर का वायर है, एक कॉपर का वायर इतना बड़ा ले लो, एक कॉपर का वायर इतना बड़ा ले लो, दोनों की रजिस्टिविटी क्या होगी, सेम होगी बेटा। दोनों की रजिस्टिविटी क्या होगी, सेम होगी। मेरी बात समझ में आ गई? कोई कंफ्यूजन? तो ये बेटा आज जो आपने पढ़ा है, ये 4 टॉपिक बोर्ड पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, इनको आप अच्छे से नोट डाउन कर लेना, ठीक है। फिर हम लोग कल मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू बेटा।